लालच एक ऐसी बुरी बला है, अगर किसी इंसान के ऊपर लालच घर कर जाती है तो उसे यहाँ तक बोध नहीं रहता कि वो करने क्या जा रहा है। उसके ऊपर लालच इस कदर हावी हो जाती है और उसके पीछे जो परिणाम आते हैं उन्हें सोचकर, उन्हें देखकर हर कोई इंसान की रूह कांप जाती है। अगर लालच के साथ साथ में इसका भूत भी उसके ऊपर सवार हो जाए तो इंसान दोगुना खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत के ऊपर ये दोनों चीज़ें हावी हो जाती हैं और इन दोनों चीज़ों के हावी होने के बाद वहाँ पर होता है इतना बड़ा क्राइम। दो लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई लोगों का जीवन उनके पीछे बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में एक एरिया पड़ता है गोकुलपुरी और इसी गली नंबर 13 में राधे श्याम वर्मा अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी वीना वर्मा, उसका इकलौता बेटा रवि वर्मा जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसकी बेटे की बहू का नाम मोनिका जिसकी उम्र 30 साल होती है। इन दोनों का एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है और लड़का होता है। रवि वर्मा होता है वो जौहरी नगर में कपड़े की दुकान किया करता है। सुबह अपने घर से जाता है और शाम को कपड़े की दुकान से अपने घर पर वापस लौटता है। बड़े ही अच्छे से इनका परिवार चल रहा होता है। जो राधे श्याम वर्मा होता है वो रिटायर होता है, उसके पास भी काफ़ी सारा पैसा होता है। धन दौलत की इनके घर में कोई कमी नहीं होती। 9 अप्रैल 2023 का वाक़या होता है। शाम को ये सभी मिलजुल कर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह 10 अप्रैल होती है, सुबह के करीब 7 बजे होते हैं, जो रवि वर्मा होता है अपनी पत्नी मोनिका वर्मा से कहता है कि मुझे चाय ला दीजिए। उसके लिए जो उसकी पत्नी होती है नीचे किचन की तरफ जाती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि जो माता पिता का कमरा है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही कमरे के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो एक मृत अवस्था में पड़े होते हैं। वहाँ पर खून खान हुआ पड़ा होता है। इस सब को देखकर एकदम से वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो उसका पति होता है रवि वर्मा वो भी मौके पर पहुँच जाता है, जाकर देखता है और माता पिता की ऐसी हालत को देखकर रवि वर्मा की भी चीख निकल जाती है। वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जैसे ही घर का रुख करते हैं तो दरवाज़ा लगा होता है। रवि वर्मा दरवाज़ा खोलता है, अड़ोसी पड़ोसी घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी रवि वर्मा से कहने लगते हैं कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करो, पुलिस को यहाँ पर मौके पर बुलाओ। उसके बाद वही किया जाता है। पुलिस में कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस जैसे ही उस कमरे का रुख करती है, कमरे के अंदर जाकर देखती है तो उनके शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था। जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनके गले पर किसी तेज़धार हथियार से वार किया गया था, जिसकी वजह से गले की नस कट गई थी और वहाँ पर खून निकलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर रवि से बातचीत की जाती है तो रवि कहता है कि साहब, मेरे घर का जो सामान है वो बुरी तरह से बिखरा पड़ा है, मेरी तिजोरी भी खुली पड़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चोरी करने के उद्देश्य से आया है और उसने चोरी करके यहाँ से पैसे भी लेकर गया है। फिर पुलिस वाले रवि से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी चोरी हुई है। रवि पुलिस वालों को बताता है कि करीब 3,40,000 रुपये मेरी तिजोरी के अंदर थे। वो सारा का सारा पैसा और कुछ जेवरात थे वो यहाँ से निकाल कर उन्हें लेकर गए हैं। इसके बाद पुलिस तलाश करने लग जाती है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ था क्या, रात को आप दरवाज़ा खोल कर सोते हो। इस पर रवि कहता है कि नहीं साहब, रात को तो मैं खुद अपने दरवाजे को बंद करके गया था और रात को जब हम सब खाना खा लेते हैं उसके बाद 10:30 बजे के करीब मैं खुद बाहर का दरवाज़ा बंद करके जाता हूं। उसके बाद पुलिस उनसे कहती है कि कहीं आपके घर में कोई दूसरा दरवाज़ा भी है, तो वो बताता है कि हाँ साहब, वो मेरा पीछे का दरवाज़ा, लेकिन वहाँ जाकर तो मैंने देखा ही नहीं। वहाँ जाकर देखा जाता है तो कुंडी लगी होती है। बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, अपने रवैये से जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर रवि वर्मा भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पुलिस रवि वर्मा को अपने पास बुलाती है। अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि क्या तुम इस केस का खुलासा चाहते हो, क्या तुम अपने माता पिता के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहते हो। तो रवि वर्मा कहता है कि साहब, आप कह क्या रहे हो, इसमें कौन सी बात है,
कोई बेटा अपने माता पिता के कातिलों को सज़ा क्यों नहीं दिलाना चाहेगा, तो मैं अपने माता पिता के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहता हूं। उसके बाद रवि वर्मा से कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी को हमें अपनी गिरफ्तारी में लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी एक लड़के के साथ घंटों घंटों बातें करती हैं और जिस लड़के के साथ बातचीत करती हैं उसका नाम आशीष भार्गव है और जो गाज़ियाबाद के शास्त्री नगर का रहने वाला है। रवि पुलिस को बताता है कि जब मैंने अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश की थी तो मेरी पत्नी ने मुझे यही कहा था कि मैं अपनी सहेली से बातचीत किया करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे वो क्या करती है। उसके बाद रवि के ही कहने पर उसकी पत्नी को हिरासत में लिया जाता है और जब पत्नी पुलिस के सामने होती है तो पत्नी के सामने एक गेम खेला जाता है और पुलिस मोनिका से कहती है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आशीष भार्गव है उसे हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्त में लेने के बाद उसने सारा कुछ बता दिया। उसके बाद जो मोनिका होती है थर थर काँपने लगती है और काँपते हुए जो आशीष भार्गव होता है उसका एड्रेस बताती है। तुरंत ही आशीष भार्गव के घर पर जाया जाता है और जाकर वहां से आशीष भार्गव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही आशीष भार्गव को थाने के अंदर लेकर आया जाता है, सामने जब वो मोनिका को देखता है तो दोनों एकदम से टूट जाते हैं और फिर उसके बाद जो मोनिका होती है हकीकत बताती है। उस हकीकत को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। मोनिका बताती है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले का समय होता है जब मेरे पति अपनी दुकान पर चले जाते हैं। मेरे सास ससुर जो होते हैं रिटायर होने के बाद घर में ही एक किराने की दुकान खोल लेते हैं और किराने की दुकान खोलने के बाद वो दोनों दुकान पर बैठ जाया करते हैं। जो मेरा बेटा होता है वो स्कूल चला जाता है, मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। अकेली रहते हुए मुझे लगता है कि क्यों ना अब मोबाइल का सहारा लिया जाए। उसके बाद मोबाइल पर फेसबुक चलाने लगती हूँ और एक दिन मैं फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करती हूँ और उस फ़ोटो पर एक कमेंट आता है और कमेंट करने वाला कोई और नहीं आशीष भार्गव होता है। मेरे फ़ोटो के ऊपर बहुत सारे कमेंट करता है। उसके बाद मैं आशीष भार्गव की प्रोफाइल को खंगालती हूँ तो उसमें बहुत ही सुंदर एक लड़का मुझे दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। पहले मैसेंजर पर बातचीत करते हैं, उसके बाद एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। नंबर शेयर करने के बाद हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे के नज़दीकियों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग करने लगते हैं। उसके बाद समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता रहता है और जो आशीष भार्गव होता है वो मेरे से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसे साफ बताती हूं कि मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूं, मेरा एक 5 साल का बच्चा है। लेकिन आशीष भार्गव मेरे ऊपर फिर दबाव बनाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूं। मैं भी उसके प्यार में इस कदर बहक चुकी होती हूं कि मुझे भी लगता है कि क्यों ना मैं इसके साथ ही शादी करूं, इसके साथ ज़्यादातर मैं खुश रह पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पति को, अपने बच्चे को इस तरह छोड़ कर जाऊंगी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्यों ना इन सब को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद मैं आशीष भार्गव से कहती हूँ कि तुम्हें मेरे जो सास ससुर हैं इनको रास्ते से हटाना होगा, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारे पति को भी रास्ते से हटा देंगे। मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसी प्रॉपर्टी पर हम सब राज करेंगे और बड़े आराम से हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद 9 अप्रैल 2023 का वाक़या होता है। सब घर वाले 10:30 बजे के करीब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। उसके बाद जो मोनिका होती है वो आशीष भार्गव के पास फ़ोन करती है, फ़ोन करके उसे अपने घर पर बुलाती है। आशीष भार्गव अपने साथ एक लड़के को और लेकर आता है जिसका नाम विराट होता है, जिसकी उम्र 29 साल होती है। मिलकर मोनिका के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से जो आशीष भार्गव होता है मोनिका के फ़ोन पर फ़ोन करता है। मोनिका अपने कमरे से उतरकर नीचे की तरफ आती है और पिछले दरवाजे को खोलकर इन दोनों को अंदर ले आती है। पहले ऊपर के कमरे में जाकर देखा जाता है जो पति होता है बड़ी ही बेसुध अवस्था में सोया हुआ होता है। उसके बाद इन दोनों को लेकर वो नीचे के कमरे में पहुंचती है, वहां सास ससुर भी बेसुध अवस्था में सोए होते हैं। बेसुध अवस्था में देखकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है और उनका गला वहीं पर रेत दिया जाता है। दोनों की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जो मोनिका होती है अपनी तिजोरी का ताला खोलती है और उसमें से कुछ जेवरात और 3,40,000 रुपये उनके हवाले कर देती है। उसके बाद जो आशीष भार्गव होता है उन पैसों को लेकर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है और जो मोनिका होती है पीछे के दरवाजे को जाकर बंद करके चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है।
उसके बाद पुलिस भी मोनिका की तरफ इस तरह निगाहों से देखने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं तुमने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। तुमने अपने सास ससुर को तो रास्ते से हटा ही दिया, तुमने अपने पति को भी इस तरह से रास्ते पे छोड़ दिया। उसके बाद तुमने अपने 5 साल के बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। तुमने अवैध संबंधों के चलते हुए और झूठी लालच के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। तुम्हें अब अंदाज़ा नहीं, तुम पूरे जीवन भर अब जेल के अंदर रहोगी, तुम्हारे बच्चे की क्या हालत होगी। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन में आती है और जो आशीष का दोस्त होता है विराट, उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की मानसिक स्थिति वाले लोग भी रहते हैं जो ये तक नहीं सोचते कि तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का, तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा। एक झूठे प्यार के चक्कर में, अवैध संबंधों के चक्कर में इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,